हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कि आखिर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कूल्स हैं वो कैसे उनकी रीओपनिंग होने वाली है और किस तरह से जो स्कूल हैं उनका नेक्स्ट सेशन जो है उसमें सीबीएसई क्या करने वाली है या दूसरे स्टेट्स बोर्ड हैं या जो आईसीएसई हैं वो उनका क्या होने वाला है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो लव जिहाद के ऊपर बात कर रहा है। नेक्स्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं जो कि जो बाइडेन, उन्होंने उनका जो पॉलिसी रीच है ईरान के ऊपर वो क्या होने वाला है। बिकॉज़ वो पहले जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था तब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ही जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उसको फॉलो किया था। तो उसके बेसिस पे अब अगर वो प्रेसिडेंट होके आने वाले हैं तो उस केस में क्या होगा। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो पर्टिकुलरली फार्मर्स का भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो आखिर उसका मेन रीज़न क्या है, मेन उसका एसेंस क्या है, आखिर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है और फार्मर्स आखिर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं एमएसपी को लेके। इसमें बात की गई है कि जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लिए और गवर्नमेंट का नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको जो फूड है वो राशन है वो प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो अनाज प्रोक्योर करती है वो मेजरली पंजाब और हरियाणा से करती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो एप्रीहेंसिव हैं कि उनको ये आशंका है कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर देगी तो उनका जो प्रोक्योरमेंट है उनके यहाँ से जो मेजरली गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है वो नहीं करेगी। मेन रीज़न ये है फार्मर्स प्रोटेस्ट का। नेक्स्ट ये वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जो रिसेंट अभी विज़िट हुई है हर्षवर्धन सिंगला जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोभाल हैं, उनकी जो रिसेंट अभी नेबरहुड में विज़िट्स हुई हैं उनके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये पुलिस पर्सनल और जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो पर्सनल होते हैं उनकी जो कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि उसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले सकती है। नेक्स्ट आज का जो कैरिकेचर है वो बात कर रहा है कि पर्टिकुलरली जो मोदी गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर फार्म लॉ लेके आई तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट जो है वो अरप्ट होना स्टार्ट हो गया। एज यू सॉ सो सेल यू रीप, दिस इज़ द प्रोवर्ब। सो बिकॉज ऑफ दैट जो फार्मर्स हैं पंजाब हरियाणा और मेजरली जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ के वो इस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फार्म लॉ को स्क्रैप करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि पर्टिकुलरली जो सीबीएसई है वो इस बात से बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव थिंकिंग है कि आने वाले टाइम में जो एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल्स हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं। अब जो सेशन है वो एंड होने को आया तो जो सीबीएसई है इट इज़ थिंकिंग कि जो एग्ज़ाम है वो पेन पेपर मोड पे होने चाहिए। और सीबीएसई से 20,000, ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि सीबीएसई से मोर देन 20,000 जो सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल हैं वो अटैच्ड हैं। और दूसरा जो सीबीएसई है वो रिटन टेस्ट लेना चाहती है। 1.2 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं मींस 12 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन मींस 12th क्लास का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं। और साथ में इसमें जो बाहर जो सीबीएसई के स्कूल हैं इंडिया से बाहर वो भी इसमें काउंट कर लिए गए हैं। तो अगर सीबीएसई जो अपना शेड्यूल है वो सेम रखती है तो उससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज सीबीएसई ने अपना जो लास्ट ईयर का शेड्यूल था वो मिड फैब से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब कोविड-19 लॉकडाउन लगा था 23 मार्च को, उसके बाद सीबीएसई को अपने जो एग्ज़ाम हैं उसको आगे बढ़ाना पड़ा था और पेंडेमिक के बीच में वो जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो लिए गए थे। साथ में जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन जो आईसीएसई बोर्ड है उसने भी गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट से जो है वो
उनसे डिमांड की है कि वो स्कूल्स जो हैं वो 4 जनवरी से रीओपन करें, जिससे कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या प्रैक्टिकल हैं या डाउट क्लियरेंस है स्टूडेंट्स का, वो ठीक ठाक हो सके। और दूसरी चीज़ जो है, समर में इलेक्शन भी होने वाले हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला में, और एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल भी 2021 का है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना होगा कि आखिर एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल को जो पर्टिकुलरली इलेक्शन सीज़न है उसके साथ कैसे मैच करते हैं। अब यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात की गई है कि जो रिटन एग्ज़ाम है वो एक तरह से जो एसिमेट्रिकल एक्सेस है, कुछ लोगों के पास जो है वो कंप्यूटर होता है, कुछ लोगों के पास कंप्यूटर होने के बावजूद इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, कुछ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन होता है बट उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं वो पर्टिकुलरली कवर अप हो जाते हैं अगर रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, और सारे के सारे जो विद्यार्थी होते हैं, ऑल पीपल विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्कोर। तो दूसरी तरफ जो यूके वगैरह हैं, उन कंट्रीज़ में सिलेबस को बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल मैच करने के लिए कम कर दिया गया है। अब अगर वैक्सीन आ भी जाती है और ये टीचर्स और स्टूडेंट को कवर अप भी कर लेती है, तो उस केस में जो है स्कूल को ओपन किया जा सकता है, बट अभी उसमें जो है एक तरह से टाइम लगेगा। और सीबीएसई जो अपना पोर्टल है उस पे स्टूडेंट्स, टीचर्स और अदर जो इंडियंस हैं उससे उन्होंने एग्ज़ाम के शेड्यूल से रिलेटेड क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम का शेड्यूल, उससे रिलेटेड उनसे एक तरह से राय जो है वो मांगी है। और एक तरह से ये पॉजिटिव स्टेप है कि वो टीचर्स और स्टूडेंट के साथ एक तरह से कंसल्टेशन कर रही है। तो ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात करता है कि जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी वो 2017 में, पर्टिकुलरली यूएसए में जो बाइडेन जो थे, जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे पहले यूएसए के, तो और 8 ईयर वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में। उस समय पे यूएस और ईरान की जो रिलेशनशिप थी वो पूरी तरह से डिफरेंट थी जो आज है, बिकॉज 2015 में यूएसए ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, जिसको नाम दिया जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और इसको न्यूक्लियर डील बोला जाता है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं 2017 में, उस टाइम पे उन्होंने यूनिलेटरली वो जो JCPOA डील थी उससे बाहर आ जाते हैं, और ईरान के ऊपर जो है वो एक तरह से बहुत सारे जो सैंक्शंस हैं वो इम्पोज कर देते हैं। इसके बाद अब जनवरी 20 को जब जो बाइडेन अपना जो है एज्यूम करेंगे प्रेसिडेंसी, तो उनके ऊपर सबसे बड़ा जो डिप्लोमेटिक चैलेंज होगा कि वो ईरान को कैसे टैकल करते हैं, उसके साथ वो डील वापस से ब्रोकर करते हैं। और अगर वो ईरान के साथ डील वापस से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो उस केस में जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली ईरान, इराक, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो इज़राइल है, इज़राइल से उसको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलने वाला है। अगर जो बाइडेन जो हैं अपनी जो उन्होंने अपने कैंपेन में जो पॉलिसी रखने की बात की है कि वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वापस से साइन करेंगे, तो इस केस में प्रॉब्लम हो जाने वाली है। अभी रिसेंटली जो ईरान के जो चीफ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है मिस्टर मोहसिन, उनका भी असैसिनेशन कर दिया गया, मर्डर भी कर दिया गया, जिससे कि पूरी तरह से जो एप्रीहेंसन है कि ये सब इज़राइल ने किया है, लेकिन इज़राइल ने ये चीज़ एक तरह से कंफर्म नहीं की है। तो पर्टिकुलरली ऐसी अगर कोई भी रिटेलिएशन अगर ईरान करता है वेस्ट एशिया में, तो उससे जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन एरप्ट हो सकती हैं। तो पर्टिकुलरली ईरान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं 15 ईयर्स के, तो उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूनिलेटरली बाहर तो आ गए, लेकिन अगर जो बाइडेन वापस नहीं जाते हैं तो उस केस में ईरान को जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बिल्टअप नहीं हो पाएगी, और
इससे वेस्ट एशिया में एक नया जो ऑर्डर बनने जा रहा था, बिकॉज वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री के पास जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो जो पावर बैलेंस है वो अभी इसराइल के ऊपर जो है एक तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यूएसए ने ईरान के साथ जो डील साइन की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस डील से बाहर चले गए। तो इस वजह से वहाँ पे जो पावर शिफ्ट है वो पूरी तरह से, पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया है। अब नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसका जो कोर है वो एक तरह से प्रोक्योरमेंट है। जो गवर्नमेंट अनाज को प्रोक्योर करती है वो उस चीज़ का कोर है कि आखिर उसमें क्या होने वाला है। बिकॉज़ ये जो 3 एक्ट हैं गवर्नमेंट के, इसमें कहीं भी एमएसपी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है। एमएसपी इज़ ऑल टुगेदर इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर भी फार्मर्स इससे रिलेटेड जो है वो एमएसपी क्यों, आखिर एक रीज़न एमएसपी लेके आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो क्लेम कर रही है कि जो एक्ट्स हैं वो फार्मर्स के लिए एक ऑप्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं कि फार्मर्स जो हैं ओपन मार्केट में जाके अपना जो फार्म प्रोड्यूस है वो सेल आउट कर सकते हैं, और एमएसपी से जो प्रोक्योरमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। और गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इस सिस्टम को पूरी तरह से जो है वो ख़त्म करें। अब लेकिन जो फार्मर्स हैं पंजाब के, हरियाणा के, वो मार्च कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, जिससे कि बहुत सारे प्लेसेस उन्होंने जो है वो ब्लॉक करके रख दिए हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आखिर यहाँ पे ऐसी क्या कंडीशन है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो एक तरह से इन स्टेट्स के लिए लाइफलाइन है, बिकॉज गवर्नमेंट जितना भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटने के लिए जो राइस या फिर वीट परचेस करती है वो मोस्टली इन स्टेट से ही आता है, पंजाब और हरियाणा से। वो पूरी तरह से जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। गवर्नमेंट उनसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है, गवर्नमेंट परचेस करती है, फिर एफसीआई के जो गोडाउन है उनमें ग्रेन को स्टोर किया जाता है, और फिर पर्टिकुलरली उस ग्रेन को जो है वो अदर स्टेट्स में पहुंचा दिया जाता है। नियरली जो 88% जो पैडी प्रोडक्शन है और 70% जो वीट प्रोडक्शन है पंजाब और हरियाणा, वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो ले लेती है। अब दूसरी तरफ जो मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ से सिर्फ 44% ऑफ राइस वो गवर्नमेंट एजेंसीज लेती हैं। बाकी ओपन मार्केट में सेल आउट होता है। जो मिल्स हैं या जो अलग अलग चीज़ें बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो ले लेती हैं। अब इसके बाद वीट के केस में तो ये परसेंटेज और भी ज़्यादा लोअर है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे सिर्फ 1/4 क्वार्टर जो मतलब 25% ही प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। उसके अलावा बाकी जो है वो ओवरऑल मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल आउट हो जाता है। तो मेन कॉज यहाँ है। फार्मर्स का ये अप्रीहेंशन है कि आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट जो है मार्केट, ओपन मार्केट में बेचने के लिए बोल देती है तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो ओपन मार्केट से ही परचेस कर लेगी और फिर एमएसपी के थ्रू फार्मर्स से कम माल उठाएगी, जिससे उनका जो प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है पंजाब हरियाणा में, फिर उसको प्रोक्योर कौन करेगा। और अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो स्टेट्स हैं इनके लिए एक तरह से एमएसपी जो लाइफलाइन है, और अगर इस सिस्टम में किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन होता है तो वो एक तरह से इसमें बहुत ज़्यादा ही इन स्टेट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो 80 करोड़ जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशरीज़ हैं उनको अनाज जो है वो मुफ्त में देती है। तो उस अनाज को प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट है वो इन स्टेट्स की तरफ जाती है, और नियरली 3 ईयर्स में जो टोटल 40% ऑफ द टोटल पैडी है वो उसको गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है पीडीएस सिस्टम और एनएफएसए एक्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और 32% ऑफ वीट गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है पीडीएस सिस्टम में बांटने के लिए। अब इस साल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, इकट्ठा 3-4 महीने का डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी। तो 58 मिलियन टन्स ऑफ राइस और 37 मिलियन टन्स ऑफ जो वीट है वो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया। अब अगर गवर्नमेंट यही चीज़ अगर ओपन मार्केट से प्रोक्योर करती है फूड डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम में बांटने के लिए, तो उस केस में जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस खुद जो है लॉन्च करती है, उस प्राइस पे परचेस करती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जो है वो ओपन मार्केट से परचेस करेगी तो जो ट्रेडर्स हैं वो उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे, तो एक तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उससे गवर्नमेंट ने कोई भी लिमिट जो है स्टॉक की वो हटा दी है, तो इसकी जो है एक तरह से होर्डिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये स्टेट्स आखिर क्यों मैटर करते हैं, बिकॉज़ ये जो स्टेट हैं वो, इनसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में परचेस करती है, और दूसरी तरफ ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा ये स्टेट सप्लाई भी करते हैं गवर्नमेंट को ग्रेन, 32% राइस, 62% वीट। ये उसमें से ये तीनों ही स्टेट से पर्टिकुलरली आता है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले रीजन से। और 50% ऑफ टोटल जो कोर्स ग्रेन है, जैसे कि मेज़ है, मक्का है, वो जो हैं वो इन्हीं स्टेट से पर्टिकुलरली आते हैं। तो दैट्स वाई ये फार्मर्स जो हैं वो अप्रीहेंसिव हैं। अब ये जो आर्टिकल है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो कोविड-19 की वजह से जो डिफरेंट जो पुलिसमैन हैं या CAPF के जो पर्सनल हैं उनकी जो डेथ हो गई, तो इसकी वजह से यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पर्टिकुलर जो पर्सनल होते हैं उनको और ज़्यादा आवर्स तक वर्क करना पड़ता है, अगर उनके कलीग्स को जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल के वजह से जो है क्वारंटाइन कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा आवर्स उनको पुट करने होते हैं। और जब वो अपने घर आते हैं तो वहाँ पे भी उनको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए जो है वो 50 लाख रुपीज़ दे रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को जो है वो पुलिस पर्सनल की जो एक तरह से उनके ऊपर थ्रेट है, रिस्क है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, और उनके जो किन हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट को जो जॉब है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई डेड पर्सनल है या पुलिस पर्सनल है जिसकी मौत हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो गवर्नमेंट को उनका भी एक तरह से ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।